हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 21 सितंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। 3 आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला, द ओपनिंग इन दोहा, जो अभी रिसेंट अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। क्या आगे फ्यूचर है, क्या बैकग्राउंड रहा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे ये पूरे डेवलपमेंट को। ठीक है। दूसरा आर्टिकल अपन ये डिस्कस करेंगे, सेल्फ रिलायंस फॉर सेल्फ एस्टीम। ठीक है। इसमें अपन जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया है लॉकडाउन के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड क्या हमारे आगे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं, और क्या चैलेंजेस हैं इन एस्पिरेशंस को पूरा करने में। दोनों ये आर्टिकल हो गए। तीसरा ये वाला आर्टिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको किस तरीके से एक आज के टाइम पे किस तरीके से जो एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन मिल रहा है उसके ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे कपिल सिब्बल के द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अपन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इन इश्यूज़ को अपन टैकल कैसे कर सकते हैं और क्या एक प्रोसेस हो सकता है जिससे कि हमारे जो डेमोक्रेटिक एथोज़ हैं उनको हम अपहेल्ड कर सकें कंटिन्यूस प्रोसेस में। ये इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, पढ़ लेना। ऑलरेडी बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं अपन, कुछ नया नहीं लगा मुझे। इधर आप देखोगे तो पार्लियामेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि अभी बिल पारित करवाए हैं, 3 ऑर्डिनेंस थे फार्मर से रिलेटेड, जो रिफॉर्म से रिलेटेड थे। उन ऑर्डिनेंस में से तीनों को लोकसभा में तो पारित करवा दिया गया, बट अब राज्यसभा के अंदर क्या हो रहा है, जैसा कि अपने को पता है क्वेश्चन आवर नहीं है, साथ में आप 0 आवर नहीं पूरा प्रॉपर कर पा रहे हो, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टीज़ अपने आप की एक कंसेंट शो करना चाह रही हैं। तो राइटर एक आर्टिकल में एक ही चीज़ बताई जा रही है, बोला रिफॉर्म्स जो हैं, ये जो अभी बिल जो लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिन पे कि एमएसपी को अबोलिश किया जाए। इनमें केवल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि बहुत लंबे समय से बाकी थी, जो कि करनी ज़रूरी थी। बट पॉइंट इतना सही आ रहा है कि ऑपोजिशन को उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो वो गलत है हमारी पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी के लिए। ये वाला जो आर्टिकल है, तो इसलिए ये भी अपन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है, टुवर्ड्स टॉलरेंस, अभी जो सऊदी अरब लेड जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनका धीरे धीरे इज़राइल की तरफ टिल्ट होना और इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करना। अब जैसे कि इज़राइल में जो ज्यूज़ रहते हैं, यहूदी, उनका जो पहला साल का नया दिन था, तो उस दिन जो लीडर्स हैं, जैसे मक्का में जो मस्जिद है वहाँ के जो लीडर हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा है कि हाँ अच्छा दिन हो आपका। कहने का मतलब ये है कि रिलीजियस टॉलरेंस कहीं ना कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ में देखी जा रही है। वो उनके पर्सपेक्टिव हज़ार हैं, बट लास्ट में एक ही मैसेज दे रहे हैं कि साउथ एशिया में भी एक तरीके से साउथ एशिया हमेशा से एक मेल्टिंग पॉइंट रहा है, बहुत सारी कल्चर्स का, बहुत सारे रिलीजन्स का। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं आगे अपहेल्ड करनी चाहिए। और आज के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे टेंडेंसीज जनरेट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो उनसे हमें इन गल्फ़ कंट्रीज से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सीखना चाहिए कि कैसे हम टॉलरेंस को और ज़्यादा, जो हमारी एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग रही है हमेशा से, वो चीज़ हमें आगे बनाए रखनी है। तो वही बेसिकली अपन 3 मोटे आर्टिकल्स, और ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है या इतना कोई मुझे काम का लगा नहीं आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओपनिंग इन दोहा, ये आर्टिकल लिखा गया है विवेक काटजू के द्वारा, जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में। तो ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अगर आज अपन बात करें इंट्रा अफ़गान टॉक्स जो हो रही है दोहा में, जो रिसेंटली हुई है, तो बातचीत हुई है, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान बर्बादी का सामना करता हुआ देखा गया है पिछले 45 ईयर्स में। ठीक है, पिछले 4 पूरे डिकेड और 1 आधा डिकेड, 45 सालों में अफ़गानिस्तान में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। पहली बार ऐसा है कि एक तरीके से गन को एक सॉल ऑर्बिटर, मतलब ऑर्बिटर की तरह ना देख करके पॉलिटिकल अटेम्प्ट किया गया है तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके बीच में, कि कैसे भी करके बातचीत करके इस समस्या को हम सॉल्व करें। तो जो कंट्री जिसने मोनार्की को जैसे ही ओवरथ्रो किया और मोनार्की जैसे ही वहाँ पे सीज हुई, काम करना बंद हुई, तो उसके बाद में बहुत सारे डेवलपमेंट्स विटनेस किए हैं। कैसे
नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप आई, लीडर्स आए जिन्होंने अपने आप को एक डिक्टेटर की तरह इम्पोज किया, तो वो। दूसरा कम्युनिस्ट रूल आया, फिर रशियानी यूएसएसआर ने अपने आप को असर्ट किया, वो। फिर उसके बाद में मुजाहिदीन एरा भी आया एक, और उसके बाद में फिर आया तालिबान का इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का रूल। उसके बाद में अब करंट इस्लामिक रिपब्लिक का। तो कहने का मतलब जो एक सिस्टम होता है ना किसी भी कंट्री को चलाने के, वो डिफरेंट सिस्टम्स को एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका है अफगानिस्तान। तो पिछले अगर 3 दशकों की अगर बात करें तो ये एक्सपीरियंस बताता है कि पिछले 3 दशकों में फॉरेन फोर्सेस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यहाँ पर इंटरफेरेंस अपनी क्रिएट करने की। इसमें मेन नाम आता है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि 1990s के टाइम पे पाकिस्तान ने जो है धीरे धीरे अपना असर्शन शुरू कर दिया था। देखो इक्वेशन क्या थी कि 1980s में यूएसएसआर ने अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए अफगानिस्तान में एंट्री ली। अब 1980s में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसए ने पाकिस्तान को अपनी साइड में लिया और पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में यूएसएसआर को भगाया अफगानिस्तान से। तो ऐसे करके फिर यूएसए की डोमिनेंस आ गई और इनडायरेक्टली किसकी डोमिनेंस आ गई वहाँ पे? पाकिस्तान की। अब होता क्या है, अब पाकिस्तान जब 1990s जैसी आती है ना, तो यूएसएसआर तो देखो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो 1990 से लेके अब तक पाकिस्तान का इंटरफेरेंस वहाँ पे लगातार बना हुआ है, जो कि तालिबान के थ्रू कहीं ना कहीं अपने जो कहते हैं ना अपने प्यादे चलाता रहता है। तो अगर अफगान सोसाइटी की देखें ना, तो एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है वहाँ पर। अलग अलग वहाँ पर एथनिक ग्रुप रहते हैं, पठान्स रहते हैं, पश्तून्स रहते हैं, बहुत सारे। तो इनमें एक बैलेंस तब से बिगड़ गया था जब से 1973 में वहाँ की मोनार्की जो थी वो ख़त्म हुई थी, और वो जो बैलेंस है अभी तक भी अफ़गानिस्तान की सोसाइटी का वो रिस्टोर नहीं हो पाया है। अफ़गानिस्तान में जो एथनिक डिवाइड जो था ना, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ थी, जो थियोलॉजीज़ हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब शांति आने के बजाय अशांति लगातार बढ़ती गई 1973 के बाद से अब तक देखा जाए तो। दूसरा, अफ़गानिस्तान के लोग जो है माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर चले गए। आज आपको पता है अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो मैचेस कहाँ पे खेलती है? उनके लिए जैसे धर्मशाला वाला स्टेडियम हो गया, लखनऊ में एटना है या एकना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस खेले जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा इस तरीके से लिबरल वे में सपोर्ट किया करती है। और राशिद खान हो गया और साथ में वो जो मोहम्मद नबी करके हैं, ये आईपीएल में इनका ऑक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी जगहों पर जा करके अफ़गानी लोग जो हैं वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स देखा जा रहा है। नारकोटिक्स, जो गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पर जो नारकोटिक्स जो सब्सटेंसेस होती हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो हो गया। अफ़ीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है उधर। और जो वायलेंस है वो तो एंडेमिक बन के रह चुका है कि 12 महीने वहाँ कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती है। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, कहीं पे कोई क्लैशेस हो गए। अब अपन भी देखते रहते हैं कि कहीं गुरुद्वारे पे कहीं अटैक हो गया तो कोई अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हो रहा है, तो इंडियन एम्बेसी पे भी अटैक होता रहता है। तो ये चीज़ें तो वहाँ पे नॉर्मल हो चुकी हैं जब से मोनार्की हटी है अफ़गानिस्तान में। इसी टाइम पे अगर पिछले 15 सालों की बात करें तो जो अफ़गानिस्तान की जो अर्बन यूथ है ना, वो जो कि सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो थ्रू आउट वर्ल्ड, तो उनका ये मानना है कि अब कैसे भी करके एक ओपन लिबरल सिस्टम हमारे यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। हाँ, इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंडर ही हो, ऐसा नहीं कि आइडियोलॉजिकली या फिर जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो, ऐसा नहीं, बट वो एक ओपन सिस्टम चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं। तो ये एक स्कोप है, और ये स्कोप जो ना अर्बन यूथ का, यही कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना अशरफ गनी की, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देती रहती है इसी वजह से। दूसरी तरफ तालिबान है, तो तालिबान की मेन जो डोमिनेंस है ना वो रूरल रीजन में है। गाँव में अभी भी कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म कंटिन्यू बना रह रहा है। कहीं पर भी देख लो, चाहे आज आप इंडिया में देखो, इंडिया में भी आप सिटी के यूथ से मिलो और फिर आप जाकर के गांव के यूथ से मिलो, तो आपको कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल टिल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो सिटी वाला है वो ये चाहता है कि कैसे भी करके मैं इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करूं, ठीक है। तो वो जो आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज है ना, उसकी वजह से ही तालिबान अपनी कहीं ना कहीं रेलेवेंस बनाए हुए हैं अफगानिस्तान में।
ओके। जो तालिबान की तरफ से और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नेगोशिएटर्स बैठे हैं ना बातचीत करने के लिए, उनके सामने एक टफ टास्क है कि कैसे भी करके एक ड्यूरेबल पीस और स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है अफगानिस्तान में। पर अगर ये बातचीत अगर फेल हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशानियों का कारण बन जाएगी आने वाले टाइम पे। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ये सक्सेस कैसे हो सकती है बातचीत। तो इसमें ये जो दो स्टेक होल्डर्स है ना, एक तो पॉलिटिकल जो अफगानिस्तान में जो रूल कर रही है अफगान पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ तालिबान, इनकी विल पावर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में फॉरेन पेट्रोन्स जैसे कि पाकिस्तान क्या चाहता है वो भी मैटर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली तालिबान के थ्रू अपने वहाँ पे कॉइन्स खेलता है, तो इनकी विलिंगनेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं तो और बुरे तरीके से कोलैप्स हो सकता है अफगानिस्तान, वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो आर्म्ड फोर्सेस है ना उनके बीच में भी गैप आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब एथनिक इश्यूज पे जब बात आनी शुरू हो जाती है ना, तो जो आर्म्ड फोर्सेस जो ना उनके, अब अल्टीमेटली आपने रिक्रूट कहाँ से किए हैं, लोकल यूथ को ही तो रिक्रूट किया है। अब उनमें ही अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उनके बीच में भी एक तरीके से गैप आ जाएगा, वो भी स्प्लिंटर कर जाएंगे। तो ऐसे करके वायलेंस और क्रिमिनलिटी और ज़्यादा हायर लेवल तक पहुंच सकती हैं अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो। अब ये जैसे ही बातचीत शुरू हुई है तो इस बातचीत में तालिबान कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ काबुल बेस्ड जो अफगानिस्तान पॉलिटिकल क्लास है ना, वो अगर अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करने में सफल होती ना, जो अदर रीजन्स हैं, क्योंकि आज ओवरऑल आप देखोगे तो एरिया वाइज तालिबान की डोमिनेंस ज़्यादा है। अगर ज्योग्राफिकल एरिया वाइज देखें अपन तो तालिबान की डोमिनेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान को अगर छोटे एरिया में कन्फाइन करने में कहीं ना कहीं अफगान गवर्नमेंट जो अगर सक्सेसफुल होती ना, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने में सफल हो पाती। बट तालिबान के पास में अभी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो अपन चाह रहे हैं, जो एक आइडियल चीज़ जो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक फेवरेबल हो सकती है, तो वो चीज़ बेसिकली देखी नहीं जा सकती, क्योंकि तालिबान जो है उसको लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता रहा है और इसी वजह से तालिबान जो है एक रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाता रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी चाहे यूएसए ने अटैक किया हो या फिर आप देखो कि अफगानिस्तान फोर्सेस को इंडिया जो है ट्रेनिंग देता है या फिर उनको एक तरीके से वेपनरी अपन सप्लाई करते हैं, तो उसके बेसिस पे वो जब फाइट करते हैं ना अफगानिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस तालिबान के अगेंस्ट में, तो भी तालिबान अभी तक टूटा नहीं है। इवन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनकी डिफीट देखी गई है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो तालिबान ने अपने आप को रेजिलियंट बनाया, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सपोर्ट, और पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है चाइना के थ्रू। तो ये जो इश्यूज है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखाई देते हैं अगर ग्राउंड लेवल पे अपन देखें। तो आज अमेरिका का अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक डिफीट देखी जा सकती है, जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जल्दबाजी में करे चाहे कैसे भी करे। क्योंकि पिछले जो 3 प्रेसिडेंट रहे हुए हैं ना, उन 3 प्रेसिडेंट में आप बुश को कंसिडर कर लो, चाहे ओबामा को कर लो, चाहे ट्रंप को, वो तीनों ही नहीं चाहते थे कि तालिबान से डील की जाए 9/11 के बाद में। बट मजबूरियां ऐसी बन गई, 9/11 के बाद में अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड पार्क पे, तो उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करना पड़ा, और ये एक तरीके से अमेरिकन असर्शन शुरू हो गया कहाँ पे, अफगानिस्तान की लैंड पे। तो ये यहाँ पर एक और अपर हैंड मिल जाता है तालिबान को। दूसरा, तालिबान जो है उसके अंदर तो अलग अलग एथनिक ग्रुप होने के बावजूद भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है, कोहेसिव है, मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। जबकि जो काबुल में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके बीच में आप देखोगे तो वहाँ पर कोहेशन, मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक दिखाई देती है। वो चीज़ कब निकल के आती है? जब 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, और उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने अशरफ गनी को विक्टर की तरह डिक्लेयर कर दिया। बट उनके जो अपोजिशन में जो अब्दुल्ला थे ना, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं, ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुए। तो अल्टीमेटली अशरफ गनी को तो प्रेसिडेंट की सीट दे दी, और अब्दुल्ला को भी थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए क्या कर दिया गया, पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल, उसका हेड बना दिया गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अल्टीमेटली पहली बात, आपके पास में कम रीजन है जहां पे आप रूल कर रहे हो, रूलिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, आपने उसको भी शेयर कर लिया,
तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई दे रही है यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रिपब्लिक जो अफगान गवर्नमेंट है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि एक जो इंटीग्रेशन, एक जो कोहेशन का जो एक आइडिया है ना, जो तालिबान में है ज़्यादा और इधर रूलिंग पार्टी के रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर है कम। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं तालिबान को और अपर हैंड प्रोवाइड कर देता है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तालिबान को कि वो और मतलब अपने सिक्के खेल करके, कॉइन्स खेल करके, कैसे भी करके ये जो रूलिंग पार्टी में यूनिटी है ना, इस डिसयूनिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दे। मतलब अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि हिज्ब इस्लामी करके एक ग्रुप है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब जो रिपब्लिक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में तालिबान को एक मौका मिल जाता है कि कैसे भी करके इनको और तोड़ो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाला वही चीज़ आ गई यहाँ पे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू क्या आ रहा है इस नेगोशिएशन में, वो है कि क्या नेचर होगा इस इस्लामिक अफगानिस्तान का। क्योंकि अभी जो 2004 से लेके जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो तो इस्लामिक शहादा वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें कि जो स्टेट है, मतलब कंट्री है या फिर गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं कमिटेड रहेगी होली रिलीजन ऑफ इस्लाम। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी अपहोल्ड किया जाता है। कहने का मतलब ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे अभी रूल चलता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए। जबकि तालिबान की जब बात करें तो तालिबान तो हनाफी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे चलता है, हनाफी जो कानून है उसके बेसिस पे चलता है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना, ज़्यादातर वो ये मानते हैं, अगर तालिबान का रूल आता है तब, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनका ये मानना होता है कि हमारा रूल इस्लामिक शहरिया के बेसिस पे होना चाहिए। अब शहरियत के बेसिस पे होता है तो देखो वहाँ पर तो फिर एक्सट्रीमिज्म आना शुरू हो जाता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का केस हमारे यहाँ पे शहरियत कानून के बेसिस पे ही तो था। ठीक है, तो उसको अब तो खैर स्ट्राइक डाउन कर दिया गया इंडिया में। तो शरीयत लॉ तो आपको, अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखोगे, देवबंदी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाती है, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम, बिल्कुल एकदम फार एंड पे जाकर के एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब नॉन अफगान्स के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं बचता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो आप, अगर तालिबानी रूल आता है तो पहली बात तो शरीयत लॉ के बेसिस पे काम करेगा। दूसरा, जो वहाँ पर डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है ना, पश्तून्स, उनका भी एक सोशल कोड हुआ करता था, तो उसको भी कहीं ना कहीं तालिबान ने डिस्टॉर्ट किया, अपना जो रूल किया तालिबान ने 1996 से 2001 तक। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि तालिबान की एक डिमांड रहती है कि ये जो अफगानिस्तान, ये जो इस्लामिक रूल्स है ना, इनको आप अनकॉम्प्रोमाइजिंगली फॉलो करो, बाय हुक और बाय क्रुक, वो कैसे भी करके लोगों को मनवाना चाहते हैं। जो कि ये मैनिफेस्ट होता है कि वहाँ पर इस्लामिक मजहब चले, जेंडर इश्यूज आते रहते, वहाँ पर वुमेन को इतना राइट नहीं था अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल था। फिर जैसे ही 2004 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद में ये नई गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश की गई, जो अभी भी कंटिन्यू है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जेंडर इश्यूज़ को टैकल करना शुरू किया। वहाँ पर औरतों को है वो राइट मिलने शुरू हो गए, सोशल कंडक्ट अच्छे हो गए, कपड़े पहनने के भी इतने गजब के रूल बनाए थे तालिबान ने जिसकी हद नहीं है। फेशियल दाढ़ी रखो, दाढ़ी बनाओ, नहीं बनाओ, इस तरीके की चीज़ों को भी रेगुलेट करता है अगर तालिबान रूल में आता है। तो कहने का मतलब इतना सही है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है करंट, उसमें एक तरफ तो डिसयूनिटी है, बट उसके जो कंडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं लिबरल है। दूसरी तरफ तालिबान में खुद में तो यूनिटी है, बट उसके कंडक्ट जो हैं वो एक्सट्रीम है, लिबरल नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज़ है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो कॉमन ग्राउंड अगर ड्रॉ करेंगी दोनों पार्टीज बातचीत के टाइम पे, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब मैटर ये करता है कि जो नेगोशिएटर्स हैं, बातचीत जो कर रहे हैं लोग, उनमें कितनी गुडविल है, वो कितनी अच्छी सोच के साथ बैठे हैं, कितना क्रिएटिव इस्लामिज्म को वो एक तरीके से सोचते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तालिबान की लीडरशिप और पाकिस्तान, ये अगर इनको अगर करंट सिचुएशन में देखें ना, तो ये बात सही है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट मानी जा रही है यूएसए की, बट यूएसए के पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो फिर से अगर ज़रूरत पड़ी ना, तो इनकी जो ये विक्ट्री का जो फ्रूट है ना, उसको छीन सकता है। ठीक है, जो आज तालिबान और पाकिस्तान खुश हो रहे होंगे, तो यूएसए ने विड्रॉ तो किया है, बोल दिया कि हाँ स्ट्रेटेजिक डिफीट है, तालिबान को ख़त्म करने के लिए आई थी, ख़त्म नहीं कर पाया, यूएसए का जो मेन टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया, तो यूएसए की स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई। बट यूएसए के पास में पावर है अभी भी,
आने वाला जो थर्ड डिकेड है इस सेंचुरी का, मतलब 2021 टू 2030 तक का टाइम, ये सेंचुरी का आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट डिकेड है, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो चुका है। तालिबान ने भी अपने आप को एक फ्लेक्सिबिलिटी देना शुरू कर दिया है, क्योंकि टाइम 20 साल पहले की बात अलग थी, अब टाइम चेंज हो चुका है। तो काबुल एलिट जो है ना, मतलब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है काबुल की, वो कहीं ना कहीं कोशिश करे, उनको ज़रूरत है कि वो एक कंसेशन दे पॉलिटिकल इश्यूज पे, सोशल कोड्स पे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो है पीस स्टैब्लिश करनी है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आनी है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत प्रमोट भी किया जा रहा है, बट अगर अपन रियलिटी पे देखें तो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक भी है, क्योंकि तालिबान जो है वो सीज फायर के लिए अभी भी राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि तालिबान के पास एक ही तो हथियार है जिसका यूज़ करके वो अपनी बातों को बनाता है और अपने आप को अपर हैंड पे रखता है, केवल फायर करके। कोई हमारी बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो हम अटैक करवा देंगे। तो ऐसे करके तालिबान जो है, तालिबान के पास में तो एक ही वेपन है, वो है सीज फायर को वॉयलेट करते रहना। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में यहाँ पर सीज फायर को लेके भी एक कॉन्फ्लिक्ट आप कंटिन्यूस देख सकते हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो काबुल अगर इन सारे इश्यूज़ को, काबुल का मतलब हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, वो इन सारे इश्यूज़ को अगर सीरियसली नहीं देखती है तो ये डैमेजेस लगातार बढ़ते रहेंगे। पावर शेयरिंग जो सेंटर की बात करें, अगर तालिबान रूल में आता है तो वहाँ पर, या फिर गवर्नमेंट जो है अभी रूलिंग गवर्नमेंट जो तालिबान के साथ में अपनी पावर को शेयर करे, वो अभी काबुल के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये कैसे भी करके जिन प्रोविंसेस में तालिबान की रूल ज़्यादा चलती है ना, पर अपना ग्राउंड क्रिएट कर ले। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पॉइंट ये आता है कि जोग्राफिकल स्प्रेड कितना है जो लिबरल गवर्नमेंट है उसका, एज कंपेयर टू अगर करंट सिचुएशन देखें तो तालिबान ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो ये एक अपने आप में चैलेंजिंग है, और उसी चीज़ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है। अब अगर दूसरी तरफ देखें, तालिबान जो है वो मेजरली क्या है, पश्तून्स का है। अब पश्तून्स का होने की वजह से इन्होंने जब अपना फर्स्ट रूल आया था ना तालिबान का 1996 टू 2001 तक का, तो इन्होंने नॉन पश्तून्स के मन में बहुत डर और हैट्रेड बैठा दिया था कि पश्तून्स जो हैं, पश्तून डोमिनेटेड जो तालिबान है वो नॉन पश्तून्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ में अफगानिस्तान में तालिबान ने अब तक बहुत कोशिश भी की है, क्योंकि जब रूल हाथ से निकल जाता है तो अपने आप को रिफॉर्म तो लाने ही पड़ेंगे ना। तो उन्होंने रिफॉर्म लाए तालिबान ने अपने आप में, और नॉन पश्तून्स एरिया में भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेने में सक्सेसफुल पाया। अब होता क्या है, तो इस तरीके से केवल तालिबान को केवल और केवल एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है सिटीज़ में, क्योंकि सिटीज़ में क्या अपन ने देखा था, यूथ जो है वो ओपन माइंडेड या ओपन एक कंट्री चाहते हैं जहाँ पे लिबरल व्यूज़ को जगह मिले। ठीक है, बस केवल सिटीज़ में ही तालिबान कहीं ना कहीं चैलेंज का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप देखोगे तो तालिबान ने ग्राउंड अच्छा खासा बना लिया है। पॉइंट यह है अब कि इंडिया जो है वो किस तरीके से अफगानिस्तान के इन बातचीत को देख रहा है। तो देखो, इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने हमेशा से रिफ्यूज़ किया है अपनी जो अफगानिस्तान की अप्रोच है उसको मॉडिफाई करने से, चाहे तालिबान की डोमिनेंस इंक्रीज हो या फिर तालिबान कितना ही ग्राउंड गेन करे अपने खुद के कंट्री में, चाहे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती रहे कितनी। क्यों, आज अगर तालिबान से बातचीत हो रही है, यूएसए ने खुद ने बातचीत शुरू की है, तो तालिबान को एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो बातचीत की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट फोरा पे, मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म पे। दूसरी तरफ काबुल की अथॉरिटीज़ ने भी बहुत कोशिश की है कि तालिबान को कैसे भी करके परस्यू किया जाए, कि नेगोशिएबल टेबल के ऊपर लाया जाए, बातचीत होती रहे। बट इंडिया ने हमेशा से इग्नोर किया है इस बात को, एकदम कहते हैं ना कि डाउन किया है कि भाई हम तालिबान से बात नहीं करेंगे। अब अगर सिचुएशन देखें इंडिया की तरफ से, तो हमने ब्लैक एंड वाइट वाला केस लिया है, इधर यस और नो। क्यों, क्योंकि तालिबान का कनेक्शन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया में इंस्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की है, इसलिए इंडिया ने हमेशा से इस चीज़ को इग्नोर किया है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे तालिबान जो है अब ये चीज़ भी शो कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि भाई हमारा पाकिस्तान से इतना कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर राइटर जो है वो एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर तालिबान अपने आप को ये शो करना चाह रहा है कि हमारा पाकिस्तान से कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, हम पाकिस्तान के कहने पे नहीं चलते हैं, तो एक टेस्ट तो लेना ही चाहिए।
तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आती है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना जयशंकर, इन्होंने करेक्टली एक चीज़ बिल्कुल सही बात कही है कि अफगानिस्तान में अगर कुछ भी हो तो अफगान ऑन और अफगान लेड, मतलब अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा ही होना चाहिए, उनकी खुद की फ्यूचर डेस्टिनी को फाइनलाइज करने में उनका ही रोल होना चाहिए। तो इंडिया ने हमेशा से स्ट्रेस दिया है कि अफगानिस्तान का इंटरेस्ट उसी में है जिसमें अफगानिस्तान शांति अगर बनाए रहे तो, क्योंकि अफगानिस्तान अगर शांत रहता है तो उसी चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं रीजन को भी मिलता है, हमारे वाले साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए। और अगर ये बातें अगर टॉक्स अगर फेल हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होंगी, बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी और इस रीजन के लिए भी। तो इंडिया ने अभी तक अपनी जो अफगानिस्तान अप्रोच है वो ट्रेडिशनल पॉलिसी की बेसिस पे रखी है, जिसमें कि हमने लेजिटिमेट अफगान गवर्नमेंट के साथ में टाइज रखने की बात की है। तो पॉइंट इतना सही आ रहा है देखो कि वर्ल्ड लेवल पे अगर नई गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस मिलती है जिसमें तालिबान के भी रोल हो जाते हैं, तो देखो लेजिटिमेसी तो मिल गई, तो इंडिया तो फिर बाद में उनसे भी बात कर लेगा। बट अब अगर अपन अभी देखें ना तो तालिबान के साथ में कहीं ना कहीं इंडिया अंदर, मतलब जो एक तो फॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल वेज के थ्रू भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आ रहा है इंडिया, ये चीज़ भी बताई गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सेल्फ रिलायंस फॉर सेल्फ एस्टीम, यह आर्टिकल लिखा गया है दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा। कंटेक्स्ट देख लेते हैं। देखो कोविड-19 ने है स्प्रेड होने में बहुत कम टाइम लगा है और वर्ल्ड इकोनॉमी को बिल्कुल हिला के रख दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड की आज बात करें, ग्लोबल सप्लाई चेन की आज बात करें तो बिल्कुल डिसरप्टेड है और हर एक देश है वो कहीं ना कहीं अपनी ही गुत्थियों में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया भी है वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज पे किस तरीके से डिपेंडेंट था इकोनॉमिकली, वो चीज़ भी एक्सपोज हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि कौन कौन से एरियाज में इंडिया डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे ही 100%, ये अपन कह सकते हैं नियरली 100%। दूसरी तरफ आज हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं रीफोकस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ रिलायंट बनना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। और इस चीज़ के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल भी किया, क्या वोकल फॉर लोकल, दैट मीन्स कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज भी करो और दूसरी तरफ आप लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में आप गर्व भी महसूस करो। तो इस तरीके से वोकल फॉर लोकल का एक आइडिया दिया गया। तो जो सेंटर ने अनाउंस किया है ना आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो वो कहीं ना कहीं वेल कंसिडर्ड प्रोग्राम है आज के टाइम पे। और पेंडेमिक जैसे ही अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, अब जैसे कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो आई अपने ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश कर रही हैं और जहाँ तक है शुरू भी हो चुकी है। तो इस चीज़ में अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लॉकडाउन के टाइम पे 20 लाख करोड़ का एक पैकेज डिक्लेयर किया गया, जिसमें कि कैसे भी करके इंडिया को खुद को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, जो कि इंडिया की जीडीपी का लगभग 10% है। तो इसमें यहाँ पर ये बता रहे हैं राइटर कि सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ एस्टीम, मतलब आप अपनी खुद की एक इमेज बनाते हो, एक इज्जत, एक रेपुटेशन बनाते हो जब आप खुद आत्मनिर्भर होते हैं। आप खुद पर्सनली देखो, जब आपकी फैमिली सेल्फ रिलायंट होती है, किसी दूसरी फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं होती, तो कोई भी आपको आके अपनी दादागिरी से कोई भी कुछ सुना नहीं सकता, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमारे नेशनल लेवल पे लगती है। तो सेल्फ रिलायंट नेशन हम तभी बन सकते हैं जब हमारी पॉपुलेशन की डाइवर्स नीड्स को हम फुलफिल कर सकें, क्योंकि जब पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट नेशन अपने आप को बोल सकते हैं। और जब आत्मनिर्भरता आती है तो आदमी को गर्व अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। तो पॉइंट ये आता है यहाँ पे कि जो मेन जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना नेशन का, वो होना चाहिए कि कैसे भी करके हमारे खुद के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो तो हम फिर उसके बाद में दूसरे देशों की वेलफेयर भी इंश्योर कर सकें। वैसे तो खैर इंडिया हमेशा से कंट्रीब्यूट करता रहा है, जैसे आज ही न्यूज़ देखो आप, मालदीव को हेल्प भेजी है शायद 250 मिलियन, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली इतना कुछ, हाँ अच्छी मतलब अच्छा खासा अमाउंट हेल्प के तौर पे भेजा है। तो तब जाके सेल्फ प्राइड, कहने का मतलब पहले सेल्फ सफिशिएंट बनो और फिर बाद में लोगों की भी हेल्प करो, तब जाकर के सेल्फ एस्टीम हम इंश्योर कर सकते हैं। अब कोविड-19 की वजह से भी प्रेशर आ गया और दूसरी तरफ चाइना जैसे कंट्रीज के साथ में हमारी टेंशन चल रही है, क्योंकि चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं एक रेयर अपॉर्चुनिटी बन गई है। देखो प्रेशर तो दोनों तरफ से है, चाइना की तरफ से भी पूरे कंट्री में डिसेंट है
कि भाई चाइना के प्रोडक्ट को, चाइना को डिस्कार्ड करो हमारे कंट्री से, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ही हमारी को अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट को और चाइना को एक्सेप्ट करें। ये एक लहर चल रही है, एक वेव चल रही है। दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक वैसे ही क्राइसिस का सामना कर रही है, तो इन क्राइसिस को ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें तो एक रेयर अपॉर्चुनिटी बन के निकलती है, जहां पे हम खुद को री इन्वेंट कर सकें, नया तरीके से हम शुरुआत कर सकें इकोनॉमिकली। क्योंकि चाइना की अगर बात की जाए तो हम चाइना से कोविड-19 से पहले तक लगभग $65 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, जिसमें बहुत से असेंशियल आइटम्स थे, रॉ मटेरियल थे, कुछ कंपोनेंट, कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट जिनका यूज़ करके फाइनल फिनिश गुड्स, जैसे मोबाइल में आज आप देखो, मोबाइल खरीदो, मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा उस पर, बट वो असेंबली ही इंडिया में हुई है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं अभी भी। तो ये जो चीज़ है ना, इससे हमें अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इन चाइनीज़ जो भी इंपोर्ट थे, इन पे हमारे एक एंटरप्राइज का सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स इन पे डिपेंडेंट थे। उनमें मेजरली हम देखें तो एमएसएमईज, छोटी छोटी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करनी, असेंबल करनी और फिर वो मार्केट में बेचनी। और दूसरी तरफ हम देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी बोली जाती है, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स हमारे यहाँ पे बहुत सस्ते में प्रोड्यूस होती है। तो जो गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको हम बहुत कम पैसे पे सप्लाई करते हैं ड्रग्स को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो कि वर्ल्ड में बहुत फेमस है, वो भी 70% चाइनीज़ इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि कैसे हम इस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल को देख सकते हैं, किस तरीके से हम जो इंपोर्ट है उसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक ले जा सकते हैं और फिर बाद में हम एक्सपोर्ट करें। तो एक जस्टिफाइबल क्वेश्चन बनता है कि हम लोकल बोर्न कैसे रिवाइवल कर पाएंगे हमारे यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन को। तो ये एक अनरियलिस्टिक एंथुजियाज्म दिखता है, बिल्कुल है ये, बट फिजिबिलिटी अगर आप देखें ना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अगर नियर फ्यूचर में अगर हम रिमूव करना चाहें तो देखो वो कहीं ना कहीं कॉस्टली या इकोनॉमी ऑफ स्केल हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? आज चाइना जो है क्यों फेमस है वर्ल्ड लेवल पे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है वो चीप होती है, इस वजह से वो सस्ते में सप्लाई कर पाता है कंपोनेंट्स का। हमारे यहाँ पर या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ अपने यहाँ पर खुद के लोकल प्रोडक्शन को महंगा देखते हैं, इस वजह से इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है चाइना से। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये एक एक्सीलेंट इनिशिएटिव है, जो कि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे भी करके हम सेल्फ रिलायंस बने, आत्मनिर्भर बने। दूसरी तरफ हम देखें जो वोकल फॉर लोकल मिशन है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे करता है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से ये एंटरप्राइज काम कर रहे हैं। जबकि आज की जो करंट सिचुएशन देखी जाए ना, तो उसमें हम देखते हैं कि एमएसएमईज कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए ही। हाँ, ऑल्दो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि कोलेटरल फ्री उधार लेना, कि आपको कोई गिरवी चीज़ नहीं रखनी, उधार ले लो। साथ में जो सेक्टर्स हैं उनके स्कोप को भी एक्सपेंड कर दिया गया है, रीडिफाइन कर दिया गया है कि किसको हम माइक्रो, मीडियम और लार्ज स्केल वाली जो सेगमेंट है वो बोलेंगे इंडस्ट्रीज में, चाहे सर्विस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। ऐसे ही ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस बनाए जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स के लिए ही। ऐसे ही आप देखोगे गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोल दिया कि जो भी सेक्टर, जो भी एंटरप्राइज एक ग्रोथ दिखाएगा ना, पोटेंशियल ग्रोथ की आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकता है, तो गवर्नमेंट भी एमएसएमई में इन्वेस्ट करेगी, इक्विटी स्टेक्स लेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि वो आत्मनिर्भर बनाना चाहती है इन एमएसएमईज को भी। तो अगर इमीडिएट फॉलोआउट्स की बात करें कि किस तरीके से ये चीज़ इंश्योर की जा सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं छुपी रहेगी, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड वर्कफोर्स हो। क्योंकि आज अगर अपन देखें जो रिसेंट जो रिपोर्ट्स लीक हुई, डिक्लेयर नहीं लीक हुई, जिनमें ये पता पड़ा कि पिछले 45 ईयर्स में इंडिया सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वीक है, तो स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी हम कहीं ना कहीं अब शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कमिटेड भी है।
तो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस जब बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो सप्लाई परचेज वाली चेन है ना, उसमें हम अच्छा रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल होना शुरू हो जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, जो मेन कोर इंडस्ट्रीज है ना वो, और उनमें जो सप्लाई करने वाले जो कंपोनेंट्स है ना, उनकी जो अलाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेंगी। कहने का मतलब विन विन सिचुएशन आ रही है यहाँ पर, इस अपॉर्चुनिटी को अगर अपन हार्नेस कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ साथ में, जहाँ पर एक चार्टर भी डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। और आप एक चीज देखो कि जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की गई है, तब से बहुत कम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है इस आत्मनिर्भर अभियान का। क्योंकि पॉइंट क्या निकल के आ रहा है क्रिटिसिज्म में, कि भैया आप 1990s के पहले जो टाइम था ना, उसके हिसाब से आप चल रहे हो, जहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखो ना, क्या चीज़ निकल के आ रही है, कि हमारे जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो क्लोज नहीं हो रहे हैं। एफडीआई तो अभी भी आ रहा है लगातार, टेक्नोलॉजी तो अभी भी आ रही है, इवन एफडीआई तो अब पीक पे पहुंच चुका है। अपन प्रीवियस बहुत सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं कि अभी फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया के पास में, वो लगभग $550 बिलियन से ज़्यादा है, जो कि रिकॉर्ड हायर लेवल पे है। तो ओपोजिशन लीडर्स हो, चाहे पॉलिटिकल जो चीफ मिनिस्टर्स हों अपोजिशन पार्टी के, अगर कहीं पे कोई स्टेट्स में, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल विल की तो देखो कमी नहीं देखी जाएगी इस टाइम पे। जरूरत यह है कि कैसे भी करके ये जो ऑब्स्टेकल्स डे टू डे बेसिस पे देखे जाते हैं ना, रेड टेपिज्म का हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हो गया, या फिर अपन दूसरी कहेंगे कोई एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना शुरू हो जाए, वो चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट की जाए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिले, वाटर सप्लाई इंश्योर हो, लेबर मार्केट है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, तब जाकर के फिर ये चीज़ें अपन इंश्योर कर सकते हैं, हमारे खुद के जो ड्रीम्स हैं उनको एस्पायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर हैं कुछ सजेशंस देते हैं कि किस तरीके से हम इस मिशन को सिस्टमेटिकली अचीव कर सकते हैं स्पिरिट के अंदर, कि जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो सके ग्राउंड लेवल पे, कि हाँ वाकई में जो हमने कहा वो हम करके दिखा रहे हैं। तो इसके लिए पहला तो ये कि नीति आयोग है वो आगे आए और पॉसिबल कैटेगरीज को, कि हाँ किन किन कैटेगरी या किन किन सेक्टर्स में ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ना, या फिर अपन जो बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल मिशन, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स में ये अपना रोल प्ले करने वाला है, तो उनकी एक लिस्टिंग की जाए। साथ में एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए जो कि रिव्यू करे कंडक्ट को और सजेशन दे कि किस तरीके से जो कमियां हैं उनको खत्म किया जा सकता है, जैसे कि डिले ना हो, ठीक है, रेड टेपिज्म को खत्म किया जा सके। पहला सजेशन खत्म। दूसरा, स्टेट और यूटी लेवल पे है ना एक एक्शन प्लान बनाया जाए, जो अम्ब्रेला प्लान जो बनाया जाएगा ना सेंटर में मेन प्लान, उससे फिर नीति आयोग जो बना के देगा उसकी कॉन्सोनेंस में ही, उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट अपने लेवल पे एक एक्शन प्लान बनाए, सिमिलर एजेंडाज हो और एक रॉबस्ट मैकेनिज्म हो कि कैसे भी करके वो प्रोग्राम जो एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके रियल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो इसके लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा सकता है हर स्टेट में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इन प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और रिलेटेड ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए डे टू डे बेसिस पे। तो ये जो रेगुलर स्टडी होगी ना, तो इससे क्या होगा कि जो लोकल और जो ग्लोबल मार्केट है ना, उनकी जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है उसको हम प्रॉपरली टैकल कर सके। कहने का मतलब ग्लोबली क्या ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी कर सकें, और लोकली कितनी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान देने के लिए स्टेट लेवल पे ये काम होना चाहिए। तब जाकर के हम आत्मनिर्भर बनेंगे और फिर सेल्फ एस्टीम दूसरे देशों की भी हेल्प कर सकेंगे। थर्ड जो है वो आपका सजेशन होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको इस पे डिटेल्ड एक्शन प्लान पे, जो ये एक्शन प्लान है ना यहाँ पे स्टेट लेवल पे, उस पे काम किया जाए डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चार्टर बने जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जाए ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स की या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सर्टेन बॉडीज या फिर ग्रुप हम सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस अथॉरिटी, जिसका हेड हो सकता है कोई भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी टेक्नोक्रेट, जो कि पायलट करेगा इस पूरे एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो स्टेट ने एक्शन प्लान बना दिया ना, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक कहता ना कि हाँ एक बॉडी ऐसी हो जो कि इंप्लीमेंटेशन को देखे प्रॉपरली, साथ में ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ों की ज़रूरत है उन मेजर्स को अपने पास में लिखे, एनलिस्ट करे और
सोलिली अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे। कहने का मतलब कि कैसे भी करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको प्रॉपर टाइम पे डिलीवर किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए उस एक्शन प्लान को, जो कि स्टेट्स ने अम्ब्रेला प्लान को देखते हुए बनाया। अम्ब्रेला प्लान किसने बनाया? नीति आयोग ने, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं ना, उनको स्केल अप किया जाए। कौन कौन सी कंपनीज है, कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम एम्पावर करें। उनके लिए अगर कोई भी वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए 24/7 फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, जो कि नई कंपनी हो या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, उनकी प्रॉपरली अगर कोई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है तो वो खत्म किया जाए। चाहे वो डाउट्स हो उनके, चाहे वो डिस्प्यूट्स हो, चाहे गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में हो, या दो कंपनीज के बीच में हो, या दो स्टेक होल्डर्स कोई सी भी हो उनके बीच में हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी करके ये आत्मनिर्भर भारत अभियान सक्सेसफुल होना चाहिए। इसके अलावा एक और ग्रुप जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के तौर पे हम बना सकते हैं, जिनको ये कहें कि भाई आप गाइडलाइंस और नॉर्म्स डिटेल आउट करो, जिसके बेसिस पे प्रॉपर सेफ वर्किंग कंडीशन दी जा सके हर एक सेक्टर में वर्क करने वाले लेबर्स के लिए। और साथ में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए कि वर्कर्स की जो फैमिली है ना, उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिले, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, या फिर जो सिविक कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ सिवरेज लाइन अच्छी है, पानी की सप्लाई अच्छी मिल रही है। वो सारी चीज़ें भी इंश्योर करने के लिए एक और ग्रुप आप स्टैब्लिश कर सकते हो। स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ में मिलके कुछ ऑफिसर्स को भी पिक कर सकते हैं, या फिर वॉलंटियर्स को भी बोल सकते हैं, जो एलिजिबल ऑफिसर्स हैं उनको बोल दे कि भाई आप जो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस मिशन के अंडर में, वोकल फॉर लोकल के मिशन में आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप आ जाओ हमारे साथ में। तो इससे क्या हो जाएगा, जब वॉलंटियर्स आगे आएंगे तो और अच्छे से काम हो पाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी एक रेगुलर इंटरेक्शन को, क्योंकि देखो नीति आयोग ने अम्ब्रेला बना दिया, स्टेट्स ने अपना एक्शन प्लान बना दिया, तो इंप्लीमेंट तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज है ना, उनके साथ में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगातार एक इंटरेक्शन एंश्योर करे, जिससे कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को, सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट प्रॉपरली किया जा सके। तो अल्टीमेटली राइटर ये बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मिशन है वो इंडिया को और इंडिया के लोगों को एम्पावर करने के लिए है। ये एक यज्ञ है जिसको पूरी प्योरिटी के साथ हमें परफॉर्म करना है, ना कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, बजाय कि इनके एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उनके साथ में लोगों को भी पूरे विश्वास के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक बेंचमार्क बन सकता है, जो कि गवर्नमेंट और जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो साथ मिलकर के काम करते हुए दिखाई देंगे एक मिशन मोड में। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल भी खत्म होता है। लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, अ स्लिपरी स्लोप। ये कपिल सिब्बल के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्डिक्ट आया ना यूपीएससी जिहाद वाले इशू पे, उसी को कोट करते हुए आगे बोलते हैं कि ये एक आशा की किरण दिख रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक मैंडेट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट्स को, ये कह के कि भाई आप एक ऐसा पैनल स्टैब्लिश करो जो कि चैनल्स पे, डिफरेंट मीडिया चैनल, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर जो प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। ये चीज़ कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इस रीसेंट वर्डिक्ट के बेसिस पे। बट ये टास्क कोई इजी नहीं है, ये स्लिपरी स्लोप है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो मीडिया जो है वो, आप जानते हो आर्टिकल 19 के अंडर में हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप मीडिया को ही रेगुलेट करोगे, कंट्रोल करोगे, तो उसको आप कर्ब करोगे, तो उसमें आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वो एक अपने आप में एक बिग इशू निकल के आता है। तो हम जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंफर्म करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स बनाने की ज़रूरत है, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से राइट टू फ्री स्पीच को है हम रिस्पॉन्सिबल वे में लोगों को डिलीवर कर सकें। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए, जिसमें कि केयरफुली, बहुत सावधानीपूर्वक स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जा सके। अब गवर्नमेंट ने इस केस में एक चीज़ बोले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, अगर उसको हम कर्ब करते हैं तो प्रेस पे हम कहीं ना कहीं, जो प्रेस क्या मतलब मीडिया पे कहीं ना कहीं ये एक डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए शो कर सकता है अगर हम कोई कानून या कोई स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा, ठीक है, कि एक्सेसिव कंट्रोल अगर ज़्यादा कर लेंगे, मतलब कंट्रोल अगर ज़्यादा कर लेंगे मीडिया पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट जाता है।
बट आर्टिकल में ये बोल रहे हैं आगे वो अपने काम की चीज़ नहीं है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट तो जो है वो अपनी हिसाब से अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले मीडिया ग्रुप्स को तो प्रमोट कर रही है, और जिन आइडियोलॉजीज़ को जो एक तरीके से दबाने की जो मीडिया ग्रुप्स कोशिश कर रहे हैं उनको आप साइड में कर रहे हो। पॉइंट ये आता है कि आइडियोलॉजिकल बेसिस गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम कैसे भी करके मीडिया को अगर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे कंट्री के बेसिक एथोस के अगेंस्ट में जा सकता है। तो पॉइंट ये आता है कि राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, अगर उसको कंट्रोल करना मतलब किया जा सकता है ये सोच के कि एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस जो हैं उनको साइड में करके, तो वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है जो मीडिया है ना, मैंने बताया था आपको कि 3 पिलर तो मेन है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी, और 4th पिलर होता है, 4th एस्टेट होता है एक डेमोक्रेसी का, वो होती है मीडिया। क्योंकि एक वॉचडॉग की तरह काम करती है जो कि इनको अकाउंटेबल बनाती है। अगर ये तीनों ऑर्गन फेल होते हुए दिखाई देते हैं तो अपन आज किसकी बात करें, न्यूज़पेपर में ही तो पढ़ रहे हैं ना इन चीज़ें। तो पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सिग्निफिकेंट प्लेयर्स है ना, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वॉच डॉग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, और वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे टिल्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसके हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं अगर मीडिया बायस्ड हो जाती है। तो पहला मतलब मीडिया बायस हो रही है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम देख पा रहे हैं करंट सिनेरियो में। क्या? नंबर 1, जो वॉइस ऑफ डिसेंट है ना, कहने का मतलब कि जो आपकी बातों से सहमत नहीं, असहमति की जो आवाज है ना, उसको दबाया जा रहा है। दूसरा, जो आपकी आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे बेसिस पे जो मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं, बायस्ड बेसिस पे एक तरीके से डिस्कशन हो रहा है, या फिर जो एंकर है शोज का वो जो चाहता है वो काम अगर जो डिबेट करने वाले 4-5 जने बैठे हैं तो उनमें से जो उनको सपोर्ट करता है ना उनको ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। ये चीज़ आप भी नोटिस करते होंगे कि न्यूज़ चैनल पे जब भी देखते हैं एंकर जो चाह रहा है अगर वो चीज़ बोलने वाला मिल गया उनको तो उनको बूस्ट मिल जाता है। और एंकर की जो सोच है या फिर जो आइडियोलॉजी बेसिस पे वो काम कर रहे हैं या जो उनका बैकग्राउंड है जिस मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं वहां पर ये चीज़ वो चाहते हैं कि कुछ और ही प्रमोट हो, तो उसके अगेंस्ट में कोई बोलेगा तो उनको स्पेस कम दिया जाता है। तो ये 2 कॉन्सिक्वेंस आप देख पा रहे हो। तीसरा, चैनल्स पे एक ब्लड बाथ होता हुआ मतलब लड़ाई सी होती हुई दिखाई दे रही है, और अल्टीमेटली टारगेट क्या होता है कि टीआरपी इंक्रीज हो। और जैसे जैसे ही ये ब्लड बाथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, उनको देखने की टीआरपी बढ़ती है, तो उससे फंडिंग भी ज़्यादा आती है उनके पास में। चौथा जो है वो कॉन्सिक्वेंस ये देखा जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वो कहीं ना कहीं यूथ यंग माइंड्स को पॉल्यूट करने का काम कर रही है आइडियोलॉजिकल माइंडसेट के बेसिस पे, क्योंकि आज के यूथ को कहीं ना कहीं ये जो मीडिया हाउसेज हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर, और उसकी वजह से आइडियोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं बायस्ड बन रहे हैं, जो कि जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री की हम बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग। तो आगे बात करें कौन सा कॉन्सिक्वेंस देखा जा रहा है कि टीआरपी जब बढ़ती है तो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू ज़्यादा आती है, और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू ज़्यादा आती है तो उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, तो ये ब्लड बाथ और ज़्यादा बढ़ता रहता है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है डिसेंट के लिए स्पेस कम है। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जो डिसेंट देते हैं उनके जो फेवर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को या फिर जो एंकर चाहता है उसको फेवर कर रहे हैं उनको बोलने का ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, और टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया हाउसेस ज़्यादा काम कर रही हैं और उसी के बेसिस पे उनकी इनकम होती है। तो ये एक तरीके से एक विशियस साइकिल चल पड़ा है जिसमें कि लोग केवल पैसा कमाने के लिए, केवल टीआरपी इंक्रीज करने के लिए यंग माइंड्स को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड फिक्स करने से मना किया है तो ये कह के कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो ये ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगा। तो पॉइंट ये आता है कि जो वॉर क्राइज हो रही हैं आइडियोलॉजिकल माइंडसेट्स के बीच में, आप देख सकते हो मीडिया हाउसेज में जो भी शोज आते हैं तो वो भी तो जो यंग माइंड्स हैं उनको पॉल्यूट कर रहे हैं ना, तो उसको हमें रोकने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम को जिसको हम एक्सरसाइज करते हुए आए हैं आज तक, जिसमें कि न्यूज़ अगर डिसएमिनेट हो रही है तो वहाँ पर आप ये देखते हो कि कौन कौन से प्रॉज हैं, कौन कौन से
कॉन्स हैं, मतलब क्या तो घाटे हैं क्या फ़ायदे हैं किसी भी एक न्यूज़ के पब्लिश होने के, तो वो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारे रिपब्लिक का एक कॉर्नर स्टोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो। तो इस तरीके से ये जो मीडियम्स है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये मीडियम्स हैं, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैसे भी करके अपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्चार्ज करें। सबसे पहला तो ये कि हर तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको मौका दिया जाए, जिससे कि पब्लिक जो है वो उनको सुने और एक वेल इन्फॉर्म्ड अपना स्टैंड तैयार करे। ये है एक एसेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि जहां पर आपको हर तरीके के व्यूज़ का पता पड़े और आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। दूसरा, यंग माइंड्स को हमें सेव करने की ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे अगर वो अपने दिमागों को पॉल्यूट कर लेते हैं, उसकी बजाय एक बैलेंस्ड डिसीजन बनाए कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद का डिसीजन हो। तीसरा, आप आइडियोलॉजिकल माइंडसेट के बेसिस पे कुछ भी काम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं मीडिया को सर्व ना करे, ये चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी चाहिए, जो एंकर्स हैं उनको एजेंडाज को फ्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एजेंडाज होते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं हार्म पहुँचा देते हैं। और जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हार्म पहुँचा देंगे तो हम हमारा जो हमारी जो पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल, मतलब हार्म्स का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये कंडक्ट होना चाहिए मीडिया हाउसेस में। तो पॉइंट ये आ रहा है कि क्या तो प्रॉब्लम है वो अपन ने डिस्कस कर ली, और क्या करना चाहिए वो अपने यहाँ पे सजेशन यहाँ पर है। इसके अलावा अगर अपन देखें, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है ना, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मीडिया का जो स्ट्रक्चर है, क्या उन पे किस बेसिस पे एडिटोरियल्स डिसाइड हो रहे हैं, क्या उनकी एडिटिंग हो रही है, क्या उनका बैकग्राउंड है, किस तरीके से उनके पास फंडिंग आती है, क्या एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का प्रोसेस है। वो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में डेमोक्रेटिक एथोस पे बेसिस वो काम हो रहे हैं या फिर कहीं एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ही काम हो रहे हैं। वो चीज़ें अपने को इंश्योर करने की ज़रूरत है। अब बात आती है फ्री स्पीच की, तो देखो फ्री स्पीच हमेशा से फ्री नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल इंटरेस्ट इसमें लगे हुए हैं। बिजनेस हाउसेस ने अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के चैनल्स लॉन्च किए हुए हैं। आप दूसरी तरफ देखो, प्रिंट मीडिया से आज अगर अपन देखें, प्रिंट मीडिया जिसने हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उसी को अगर आज देखें तो हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। आज इंडिपेंडेंट ओपिनियंस को शेयर करने के लिए आपके पास में बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। नेशनल लीडर्स की अगर बात करें तो वो प्रिंट मीडिया में अपने एडिटोरियल्स देते हैं, जिससे कि एक इंडिपेंडेंट वॉइसेस सुनाई देती है। बट आज 21st सेंचुरी में अपन देखें तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुत आगे निकल चुके हैं प्रिंट मीडिया से। तो जो वाकई में जो एक रोल होता है मीडिया का, वो आपको डाइवर्सिफाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो शिफ्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर ज़रूरत है कि टीवी चैनल्स जो हैं वो एनॉर्मस रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए अलग अलग सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। ठीक है, तो जो वॉइस है जो पॉल्यूट कर रही है या फिर जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं अपना बहुत ही असर्टिव रोल प्ले कर रही है, तो वहाँ पर हमें एक रेगुलेशन की ज़रूरत है, एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। तो कोर्ट के पास में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करने का एक मौका, मतलब कारण बनेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे भी है ना बहुत सारी इश्यूज ऐसे ही चलते आ रहे हैं, जैसे कि फेक न्यूज़ अपन देखते हैं, हेट स्पीचेस। बेंगलुरु में अभी क्राइसिस वायलेंट आउटब्रेक हुआ, क्या था वो, एक एथनिक ग्रुप ने एक रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया गया, और कितना नुकसान हुआ वो अपन भी जानते हैं। एक तरफ कोविड-19 पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके के क्राइसिस जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये आता है कि सोशल मीडिया जो है वो जो है बिल्कुल पार्टीशन एंड पे काम करती है। कि होता क्या है, एक आर्मी होती है, वही बात आ गई जब इलेक्शन कैंपेन की बात की थी ना अपन ने बिहार में, जिसमें कि बीजेपी लेड जो ग्रुप है, बीजेपी कितने रुपए खर्च करती है और सेकंड जो कांग्रेस है वो कितने रुपए खर्च करती है, तो उनके बीच में भी आप देखोगे तो बहुत पैसे का डिफरेंस आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि
कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वॉइसेस को दबाने के लिए हर तरफ जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये कोई मैटर नहीं है। पॉइंट ये है कि रूलिंग पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वॉइसेस को दबाने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया है वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। एक पोस्ट की कि नहीं कि बस गर्दन घुमाने का टाइम नहीं है कि इतने में तो सबके पास वो न्यूज़ पहुंच गई। तो प्रिंट मीडिया को आप रेगुलेट करने के लिए लॉज हैं, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो भाई लॉलेसनेस है, वहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं है, कैसे रेगुलेट करोगे? क्योंकि वहाँ पर जो भी आईडीज़ हैं जिनके बेसिस पे वो न्यूज़ बनती है, जो एक तरीके से स्प्रेड होता है कि किसने बनाया, तो वो तो मास्क पहन के करते हैं, उनके पास तो क्लैरिटी नहीं है कि किसने वो न्यूज़ पोस्ट की थी। ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं एनोनिमिटी बनी हुई है, डाउटफुल इशू रहता है। तो जहाँ पर ग्लोबल प्लेयर्स मनी बनाने के लिए आए हुए हैं, उनको तो मनी बनाने से मतलब है ना, वो ये नहीं देखते कि सोशल मीडिया के थ्रू किन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे सामने पॉइंट ये आ चुका है, टाइम ये है कि स्टेट जो है वो हमारी जो रिपब्लिक वैल्यूज़ है ना, जो गणतंत्र लोकतंत्र की बात है, जहाँ पर आप डिसेंट को मतलब असहमति की बात को भी सुनो, वो हम इंश्योर कर सकें। उसको डैमेज होने डिफेक्ट होने से हमें बचाने की ज़रूरत है। हाँ, फ्री स्पीच अपहेल्ड होना चाहिए, बट फ्री स्पीच की डेफिनेशन भी तो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो कोर्ट के पास में अपने आप में एक मौका है कि वो अपनी जस्टिस का जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा एक्सेस में मतलब और ज़्यादा यूज़ करे और एक बैलेंस प्रोवाइड करे पूरे एनवायरनमेंट में जो अभी हम देख रहे हैं सराउंडिंग में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये टिल्टिंग जो है मीडिया हाउसेस की वो और ज़्यादा एंडेंजर कर देगी फ्रीडम को, खुद को, जो हमने बहुत मुश्किलों से जीती है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल भी खत्म होता है, डिस्कशन यहीं एंड। थैंक यू।